हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स, जहां पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारी नई संसद भवन और आज हम बात करेंगे संसद की संरचना की। दोस्तों, हमारी संसद भवन 3 अंगों से मिलकर बनी है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 लोकसभा। यह तीनों अंग संसद भवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद की संरचना का वर्णन किया गया है। हमारे भारतीय संविधान की संसद प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इनका भी वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में ना तो बैठता है और ना ही चर्चाओं में भाग लेता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तभी कानून बन सकता है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान करे और उस पर हस्ताक्षर करे। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति को महसूस हो कि इन परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई जरूरी है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास किए गए कानून का होता है। संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा के नाम से ही पता चलता है कि राज्यसभा राज्यों की परिषद है। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य का राज्यसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उनकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में 5 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों में केवल एक सदस्य हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। इस समय राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यवधि 6 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी सदस्य को चुना जाता है। दोस्तों, इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति अपने अनुसार मनोनीत करता है। राज्यसभा में एक पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है और इसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यभार 6 वर्ष तक का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सभा होती, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा को जनता की सभा माना जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होती है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञान हो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह अनुच्छेद 331 के अधीन 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। तो ये थे हमारी संसद के 3 अभिन्न अंग। संसद के दोनों सदनों को कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्राप्त की गई हैं। कोई भी गैर वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद अधिनियम को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है।
क्योंकि कोई भी अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपातकाल की घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उद्घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक द्वारा दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। यह बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। दोस्तों, यह थी हमारे भारतीय संसद की संरचना की संपूर्ण जानकारी। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।